ओके, तो पिछले क्लास में हम जनरल एक्सप्रेशंस कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में एंगल्स के लिए। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वो सारे एंगल्स कंटेन हो जिसके लिए किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिया होता है। ठीक है, तो वही हम कर रहे थे। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली आज जो हम करेंगे वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होंगे। सो दिस क्लास इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम सेशन अगेन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन तो कर लिया था, तीनों एक्सप्रेशन हमने कर लिया था, साइन के लिए, कोसाइन के लिए और टेंजेंट के लिए। और ये हमें पता है कि जो साइन का एक्सप्रेशन होता है वही जनरल एक्सप्रेशन कॉसेक के केस में काम करता है, जो टेंजेंट का होता है वही को टेंजेंट के केस में काम करता है, और जो कॉस के लिए होता है, कोसाइन के लिए, वही सेकेंड के लिए काम करता है। तो हमने साइन, कॉस और जब टेंजेंट का कर लिया, दैट मीन्स हमने जो बाकी तीनों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके लिए भी जनरल एक्सप्रेशंस निकाल लिया। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन हमारा जो सारे के सारे 6 जनरल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनके लिए हम कर चुके हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या किया था हमने। सबसे पहले तो हमने किया था कि किसी अननोन एंगल थीटा के लिए अगर हमारे पास दिया हो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एल्फा, जहां की एल्फा एक नोन एंगल है, तो डेफिनेटली इसका हमें साइन पता होगा। तो इसके केस में हमें मिल रहा था थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू एल्फा। ये एक्सप्रेशन मिल रहा था हमें इसके केस में, राइट। उसी तरह जो ये है वही कॉसेक का भी एक्सप्रेशन होगा, राइट। उसके बाद था हमारा कि अगर कॉस थीटा, थीटा यहाँ भी नोन एंगल ही है और अल्फा का ये वही मीनिंग है जो यहाँ पे था, कॉस एल्फा, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और tan of theta is equal to tan of alpha, that means theta is equal to n pi plus alpha, जहाँ की n जो था वो 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। दैट इज n कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है इंक्लूडिंग 0। सो दीज आर द 3 expressions that we have already done in our previous class. Let's further enhance the same topic. थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। अब अलजेब्रा में इक्वेशन का नाम तो हमने सुना है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। वी नो व्हाट इक्वेशन आर एक्चुअली। ठीक है, जो बेसिक अलजेब्रा हमने पढ़ा है उसको एक्चुअली ध्यान में रख के, उसको दिमाग में रख के हमें ये तो पता है कि इक्वेशन क्या होता है, बट इक्वेशन सिर्फ अलजेब्रिक तो होता नहीं है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x जहाँ की वेरिएबल है, हो सकता है x की जगह है a tan² x प्लस b tan x प्लस c। तो इस तरह के इक्वेशन को ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहा, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस कहा जाता है, जहां की x क्या है, कोई एंगल है, कोई अननोन एंगल है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन से हम आज शुरू करेंगे। चलिए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस आपने देखा है इनका ज्यादातर यूज ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस में ही होता है। चलिए, सो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस? An equation which involves the trigonometrical ratios of an unknown angle is called a trigonometrical equation. ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें किसी अननोन एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व हो, उसी को ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस कहा जाता है। इसको वर्बली मैं यहां पे लिख देता हूं।
इक्वेशन। देखिए, एन इक्वेशन which involves the trigonometrical ratio of an unknown angle is called a trigonometrical equation. For example, sin square theta minus cos square theta plus 5 is equal to 0. ये एक तरह का इक्वेशन है, एक तरह का ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है, ठीक है, जहां की हमारा वेरिएबल क्या है, यहां पे वेरिएबल ये एंगल है। एक ऐसा एंगल थीटा हमें फाइंड करना है जिसके लिए ये इक्वेशन सैटिस्फाई होगा। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा कुछ बेसिक सा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें उन सारे जनरल एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होगी जो हमने पिछले क्लास में किया था और अभी क्लास शुरू करने के समय हमने देखा था। चलिए, तो ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस कोई दिया हो, जैसे ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन दिया हुआ हो, तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एक ऐसे एक्सप्रेशन में पहले ऑब्टेन करना होगा, पहले एक्सप्रेस करना होगा कि हमें उस एक्सप्रेशन से वो सारे एंगल थीटा मिल जाए, सारे एंगल थीटा जिनके लिए ये पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो टू सॉल्व ए पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, आवर मोटिव और एक्चुअली एम इज टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन विच contains all the angles which satisfy that particular equation। ठीक है, यही हमारा एम होना चाहिए जब भी किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कुछ बेसिक इक्वेशंस को। चलिए, तो अभी से जो ये क्लास होगा ये बेसिकली प्रॉब्लम क्लास है। इसमें हम लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम करेंगे और बहुत ही कुछ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स है और ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, जैसा कि सारा मेरा क्लास थोड़ा सा लंबा ही होता है। लेकिन चूंकि ये प्रॉब्लम्स है तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स है, उनको मैं अलग से भी वीडियो करके डाल दूंगा। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट का जो रहेगा उसको भी मैं डाल दूंगा ताकि जिनको उस तरह के प्रॉब्लम्स में दिक्कत हो वो सिर्फ उस तरह के प्रॉब्लम्स को देख सकें। राइट, चलिए मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन है कि सॉल्व द इक्वेशन 2 sin square x plus √3 cos x plus 1 is equal to 0। अब भाई इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला तो हमारा यहाँ पे देखना है हमें कि यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या है। डेफिनेटली ये जो एंगल x है दैट इज आवर अननोन वेरिएबल। जैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल उदाहरण लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वहाँ पे x हमारा जनरली क्या होता है? वेरिएबल होता है। उसी तरह यहाँ ये जो x है ये क्या है? ये एक एंगल है, एक अननोन एंगल है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वही वेरिएबल क्वांटिटी है हमारा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड टू फाइंड आउट, एंड वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द एंगल्स x फॉर विच दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ऐसा हम करते हैं। अब यहाँ देखिए
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है, स्क्वायर है, उसके बाद सिर्फ 1 पावर है। तो सबसे पहले तो हमारा ये यहाँ पे होना चाहिए कि सबको किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, या तो कॉस के फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर देते हैं या तो साइन के फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना, सही होना चाहिए, अभी पता चल जाएगा, चलिए करते हैं। हो सकता है मैंने कुछ गलती से कुछ दूसरा लिख लिया हो, प्रॉब्लम पता चल जाएगा। ठीक है, बनाते बनाते हमें पता चल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है कि सही है। चलिए, जब फैक्टराइज करेंगे इसको तो हम पता कर लेंगे। तो अब क्या है, सब कुछ हमारा कॉस के फॉर्म में आ गया। चलिए भाई, इसको एक तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारा प्रॉब्लम सही है, मैंने प्रॉब्लम सही लिखा है। ठीक है, मुझे लगा यहाँ 2 तो कहीं नहीं लेना था। चलिए, सो इसको फैक्टराइज करना है हमें। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा आसानी से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये देखिए, इन सबको हम एक तरफ उस तरफ ले गए, ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो ये इधर गया तो प्लस में हो गया, ये इधर गया तो माइनस में हो गया, और कहीं माइनस प्लस तो मैंने गलत नहीं, ये भी ठीक है। मुझे शक कभी कभी जो होता है ना, एक बार शक होता है किसी प्रॉब्लम में कि कुछ गलती से मैंने कुछ लिख दिया है, प्लस की जगह माइनस या 1 की जगह 2, 2 की जगह 4 ऐसे, तो हमेशा से कन्फ्यूजन रहता है कि अरे यार कुछ गलत ना हो जाए, बट सही है। चलिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने इसको फैक्टराइज करना है। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे भाई, यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट कॉस एक्स प्लस √3 कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपको ले लेना है 2 कॉस एक्स कॉमन, आपका आ जाएगा कॉस एक्स माइनस √3 प्लस यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, आ जाएगा कॉस एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस एक्स प्लस √3 इंटू कॉस एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा अगर cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2 हो और cos x इज इक्वल टू √3 हो। लेकिन अगर आपको याद हो तो cos और sin का वैल्यू किसी भी एंगल के लिए कभी भी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। हमें ये चीज़ पता है, हमने देखा भी है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू तो हमारा ऑफिशियली निगलेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732 एंड समथिंग है, तो ये डेफिनेटली 1 से ज़्यादा है, और किसी भी एंगल x के लिए cos कभी भी 1 से ज़्यादा होगा नहीं। सो दिस इज रिजेक्टेड। तो हमारा जो ये इक्वेशन है बस इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। चलिए भाई, cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब हमें पता है कि x कैसे निकालना है, जनरल एक्सप्रेशन हमने कोसाइन के लिए देखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या करना है कि 0 से 360 डिग्री के बीच में हमें लीस्ट पॉजिटिव एंगल देखना है, जिसके लिए वैल्यू cos का माइनस √3/2 होगा। लीस्ट पॉजिटिव एंगल, याद रखिए, जब भी लीस्ट पॉजिटिव एंगल का बात हो ना तो 0 से 360 के ही बीच में आएगा, क्योंकि रिवॉल्विंग लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, जब रिवॉल्विंग लाइन घूमता है तो पहले राउंड में तो वो 0 से 360 डिग्री तक ही घूमता है ना, तो जब 0 से 360 डिग्री तक घूम जाएगा उसके बाद तो वो कितना भी चक्कर लगाए वहाँ पे डजंट मैटर, क्योंकि वही सारा वैल्यूज रिपीट करेगा। वाई? बिकॉज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है ना, दे आर पीरियोडिकली रिपीटेड देमसेल्व्स एंड दोज रिपीटिशंस अकर्स एवरी 360 डिग्रीज। तो जो लीस्ट पॉजिटिव एंगल मैंने कहा, पिछले क्लास में हमने सारा कुछ डिस्कस करा है, फिर भी बता दे रहा हूं, तो लीस्ट पॉजिटिव एंगल निकालना है जिसके लिए कोसाइन माइनस √3/2 होगा। और वो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए कोसाइन का वैल्यू सिर्फ √3/2 होता है, सिर्फ √3/2। ये नेगेटिव को भूल जाना है,
क्या होता है 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6। तो अब पाई बाई 6 आ गया। अब इसी पाई बाई 6 को यूज करके हमें निकालना है कि लीस्ट पॉजिटिव एंगल क्या होगा जिसके लिए कोसाइन -√3/2 होगा। अब सबसे पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन में रिवॉल्विंग लाइन को रिवॉल्व कराना शुरू करेंगे और देखेंगे कि दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा कोसाइन नेगेटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, cos x यहां लिख देंगे कोसाइन ऑफ 180 पाई माइनस पाई बाई 6। पाई माइनस कोसाइन जब 180 से कुछ भी घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करता है। 90 के केस में या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के केस में चेंज कर जाता है, बट इस केस में चेंज नहीं करता है, राइट 180 के केस में। तो जब 180 के केस में चेंज नहीं करता है तो डेफिनेटली हम पाई प्लस पाई बाई 6 भी करेंगे तो कोसाइन हमारा नेगेटिव ही आएगा, लेकिन पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो हमारा रिवॉल्विंग लाइन चला जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। और जब हमें दूसरे क्वाड्रेंट में ही हमें ये वाला वैल्यू मिल जा रहा है तो हम तीसरे क्वाड्रेंट में क्यों जाएं, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में जब रिवॉल्विंग लाइन है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से या फिर इनिशियल लाइन से छोटा एंगल बना रहा है जब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो, एज कॉम्पेयर टू जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। इसलिए ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड चीज। अब यहां से करेंगे cos x इज इक्वल टू कॉस 5 पाई बाई 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6। ये हो गया हमारा जनरल वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स x विच सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो हमें सिर्फ 2 वैल्यूज मिलते थे, लेकिन किसी भी जनरल एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है अगर गिवन है तो एंगल्स के वैल्यू इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसीलिए यहां एंगल्स का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है। n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जैसे रखते जाएंगे तो हमारा एंगल भी दूसरा दूसरा आता जाएगा, और इन सारे एंगल्स के लिए कोसाइन कितना होगा -√3/2, राइट। सो दिस इज योर आंसर। यहां पे डेफिनेटली x के 1 से ज्यादा वैल्यूज आएंगे, आ रहे हैं हमारे, और 2 से भी ज्यादा। हमने यहां पे डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया है हमने इस पूरे sin x और cos x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में नहीं, ठीक है। x के इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होंगे जैसा कि हमें दिख रहा है और जैसा हमें पता है जब हम जनरल एक्सप्रेशंस देख रहे थे पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब ये एक इक्वेशन है, देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन tan स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर अल्फा। अब भाई इसको कैसे सॉल्व करें, आपको लगेगा कि यहाँ tan है या cot है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमेशा अगर कुछ नहीं दिया हो थीटा और अल्फा के बारे में तो आपको ये समझ लेना है कि थीटा जो है हमारा वो अननोन वेरिएबल है। थीटा क्या है, अननोन वेरिएबल है। तो अब यहां पे भी हमारा क्या सबसे पहला काम होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि या तो कॉट में या तो tan में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से tan 3 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट अल्फा आएगा, ठीक है। सो टेकिंग द अपर साइन यानी कि पॉजिटिव साइन, तो क्या हमें लेना है tan 3 थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉट अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस अल्फा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट अल्फा होगा। तो इसी को हम इतना लिख सकते हैं। अब tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा, जनरल एक्सप्रेशन याद करिए टेंजेंट के केस में। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा।
राइट, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1/3 n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। हो गया। उसी तरह अब नीचे वाला साइन लेंगे, टेकिंग द लोअर साइन, तो क्या होगा हमारा tan 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। कॉट अल्फा, अब भाई इसको tan के फॉर्म में हम कैसे लिखें कि ये नेगेटिव कॉट अल्फा आ जाए? हमें पता है कि अगर tan 90 प्लस अल्फा कर दें तो कोई दिक्कत है। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है। इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस अल्फा, यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस करेंगे, हमें सब कुछ पता है। अगर नहीं पता है तो आप पहले का क्लास जाके देखिए, आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो ये कितना हो गया? इसको जब हम यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन एंगल्स के लिए अप्लाई करेंगे, दैट इज थीटा के लिए, तो हमारा आएगा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 1/3 इंटू n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब भाई ये और ये सेम ही है, बस यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस है, तो इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। इसलिए थीटा इज इक्वल टू 1/3 n प्लस 1/2 पाई प्लस माइनस अल्फा बाई, देखिए यहाँ पे जो है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने अब बाहर निकाल लिया अल्फा को, अल्फा बाई 3। तो ये हमारा थीटा का वैल्यू हो गया। तो इस इक्वेशन के लिए थीटा जब ये होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा हमारा। ठीक है, अब चलिए, तो कहने का यही मतलब है कि सिंपली बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस इस तरह से ही बनते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखिए जरा, व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये देखने में बड़ा बेसिक सा है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा छुपा हुआ है। which satisfy the equations। देखिए ये जो क्लास है ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जेई मेंस में या एडवांस में एकदम डायरेक्ट आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्लास इज नॉट फॉर दैट, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। बट इतना ज़रूर है कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको उन सारे प्रॉब्लम्स बनाने में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है जो आप जेई एडवांस या मेंस के लिए या किसी और भी उस लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए बनाना चाहते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। सो दैट इज वाई दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा विच सैटिस्फाई द इक्वेशंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये पहला है ए, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब ये थोड़ा ये दोनों प्रॉब्लम में ना थोड़ा सा एक बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सबसे पहले हम साइन के केस में निकालते हैं जनरल वैल्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ऊपर वाला यानी कि पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई
6. So theta is equal to n pi plus -1 whole to the power n pi by 6. उसी तरह से जब नीचे वाले साइन को लेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. इसको कितना लिख सकते हैं? साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा? पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो तीसरे में सबसे पहले साइन नेगेटिव होगा. हमें नेगेटिव चाहिए, तो तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा सबसे छोटा पॉजिटिव एंगल आ जाएगा जिसके लिए साइन -1/2 है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे छोटा पॉजिटिव एंगल क्या होता है जिसके लिए साइन 1/2 होता है. 30 डिग्री होता है, π/6 होता है. तो पाई साइन पाई प्लस π/6, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6, यानी कि साइन 7π/6 ऐसा लिख सकते हैं हम. चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू 7π/6. चलिए, तो थीटा का ये भी वैल्यू आ गया और थीटा का भी ये भी वैल्यू आ गया. लेकिन जब भी इस तरह का इक्वेशन साइन के फॉर्म में रहे ना, या टैन के फॉर्म में रहे, जहां पे प्लस माइनस करके आए इस तरह से, जैसे किसी एंगल का साइन, यहाँ थीटा का साइन आ गया आपका +-1/2, ठीक है. जब भी इस तरह का आए तो आपको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए. क्यों नहीं लिखना चाहिए? इसका कारण देखिए. यहां से तो ये चीज आ गया, अब फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट दीज 2 स्टेप्स. अब नेगेटिव के लिए हम यहां पे देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. यहां पे साइन -π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ही होता है. लिख सकते हैं ना. ये चौथे क्वाड्रेंट में जब रिवॉल्विंग लाइन यहां पे बनाएगा, ये अगर थीटा होगा, सॉरी, ये अगर थीटा इज इक्वल टू यानी कि -π/6 होगा भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या होगा? निकल के माइनस साइन π/6 होगा, और माइनस और साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो -1/2 वैल्यू आ जाएगा. अब इस तरह से लिखने का फायदा क्या होगा हमें? देखिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n, और अल्फा के जगह यहाँ π/6 था, यहाँ पे जो अल्फा है, याद करिए अल्फा क्या है, तो अल्फा की जगह क्या है, मतलब नोन एंगल के जगह क्या है? -π/6. तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये माइनस यहाँ पे कर दीजिए, -1 होल टू द पावर n π/6. अब इससे फायदा क्या होगा आप ये पूछिएगा मेरे से. इससे फायदा ये होगा कि इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसी का तो डिफरेंस है ना. इसलिए आपका रिक्वायर्ड एंगल कितना हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस प्लस इसके लिए माइनस इसके लिए, -1 होल टू द पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, और π/6. इसको और भी आसान बना सकते हैं. अब n या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, क्योंकि n कोई इंटीजर है नहीं तो 0 होगा. तो सारे केसेस में ये या तो 1 बाहर निकलेगा, नहीं तो -1 बाहर निकलेगा. दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6. तो आपने देखा कि क्यों इस तरह से हमें साइन वाले केस में नहीं सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, हमेशा ट्राई करिए कि जब भी जनरल एक्सप्रेशन लिखना हो और इस तरह का कुछ आपको दिया हो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, जहां साइन थीटा जब आप ब्रेक करें, स्क्वायर रूट ब्रेक करें, तो आपको प्लस माइनस कोई वैल्यू मिले, तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट दिस वे. सबसे पहले पॉजिटिव सॉल्यूशन लेके इस तरह कर दें, उसके बाद नेगेटिव सॉल्यूशन वाले को इस तरह करना चाहिए. अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. देखिए कोसाइन के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम जनरल तरीका अप्लाई करते हैं. ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा सॉल्व करते करते. ठीक है, शुरू में दिक्कत होती है थोड़ी सी कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, n क्या है, ये सब थोड़ा देखने में लगता है ऑकवर्ड, लेकिन ऑकवर्ड है नहीं. धीरे धीरे बनाते बनाते आप समझ ही जाइएगा, ऐसा नहीं है. अब चलिए ये वाला प्रॉब्लम करते हैं. सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. पॉजिटिव सॉल्यूशन लेते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हैं cos π/3.
cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ से ये कितना हमने लिख लिया, यहाँ से हमने लिख लिया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो और दूसरा नेगेटिव साइन लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, यानी कि cos पाई माइनस π/3, सो cos 2π/3 दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब थीटा का ये वैल्यू भी आ जा रहा है, ये वैल्यू भी आ जा रहा है, दोनों सही है, दोनों सही है, लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन आपको एग्जाम में कभी कभार वैल्यू इंक्लूड करके दिया जाता है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां cos स्क्वायर थीटा, किसी एंगल का cos स्क्वायर दिया हुआ हो और उसका वैल्यू इस तरह से दिया हुआ हो, जहां स्क्वायर ब्रेक करने पे हमारा यहाँ पे प्लस माइनस का में वैल्यू आ रहा हो, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को साइन में या टैन में या कॉट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नॉर्मली साइन या टैन में कन्वर्ट कर लीजिए आप, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे अप्लाई किया है वही यहाँ पे अप्लाई कर देना है, आपको एक ही साथ एंगल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए कैसे, चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/4। अब कुछ नहीं करना है, जैसे इसको सॉल्व किया था उसी तरह इसको सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। पॉजिटिव सॉल्यूशन लेंगे तो हमारा कितना आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/4, इसको लिख सकते हैं, सॉरी √3/2, √3/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पे साइन के लिए, तो π/3, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n माइनस π/3। उसी तरह जब नेगेटिव सॉल्यूशन लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2, इसको कितना लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/3, दैट इम्प्लाइज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन 4π/3। क्यों होगा ना, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है सबसे पहले, उसके बाद ही तो सॉरी नेगेटिव होता है सबसे पहले तीसरे क्वाड्रेंट में, उसके बाद चौथे क्वाड्रेंट में। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा जिसके लिए साइन माइनस √3/2 है वो तीसरे क्वाड्रेंट में ही हमारा आ जाएगा। तो इसीलिए तीसरे क्वाड्रेंट में मैंने पाई प्लस π/3 लिख के इसको कर दिया। क्या हो गया ये, अगर इस तरफ से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से सॉल्यूशन आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n 4π/3, इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर हमारा ऑकवर्ड, इसीलिए क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे और इसको कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस π/3, दैट्स इट, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n माइनस π/3, दोनों को कंबाइन करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आएगा n पाई प्लस माइनस π/3। कितना अच्छा हो गया। जब इस तरह से tan स्क्वायर समथिंग दिया हो किसी एंगल थीटा के लिए तो उसमें भी आपको जब सॉल्व करेंगे ना तो उसी तरह करना है, ठीक है, क्योंकि tan भी चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसीलिए। चलिए नॉर्मली हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन होता हो तो सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा
what is the most general values of theta which satisfies both of the equations sin theta is equal to minus 1/2 and tan theta is equal to 1/√3। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के भी अलग से भी डाल दूंगा क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम है ये। चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सैटिस्फाइज बोथ ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री में ये इनिशियल लाइन होता है, ये रिवॉल्विंग लाइन होता है हमारा ओपी, जो कि यहाँ से रिवॉल्व करना, इसी इनिशियल लाइन से रिवॉल्व करना जनरली स्टार्ट करता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं तो नेगेटिव डायरेक्शन में। देखिए, अब कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा विच सैटिस्फाइज बोथ ऑफ द इक्वेशंस। ये तो हमें पता है कि चाहे वह कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, साइन हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, व्हाटएवर, ये सारे के सारे जब 360 डिग्री के बाद वैल्यूज को रिपीट करने लगते हैं, इनफैक्ट टैंजेंट और को टैंजेंट तो हमें पता है कि 180 डिग्री के बाद ही वैल्यू रिपीट करने लगता है, बट 360 के बाद तो सारे के सारे करते हैं, इसमें तो कोई मतलब कुछ है ही नहीं। तो 360 यानी कि 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस जब एंगल, ये रिवॉल्विंग लाइन एंगल क्रिएट कर लेता है 2 पाई रेडियंस, यानी कि कंप्लीटली रिवॉल्व हो जाता है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में घूमेगा तो -2 पाई, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं क्योंकि असर नहीं पड़ेगा ये नेगेटिव में घूमे या पॉजिटिव में घूमे। जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उस क्वाड्रेंट में अगर कोई पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होना होगा तो वो वहाँ पॉजिटिव ही आएगा, चाहे उसको आप नेगेटिव डायरेक्शन में घुमा लीजिए या पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा लीजिए, डजेंट मैटर। चलिए, तो जब 0 से 360 डिग्री में सपोज करिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ घूम रहा है, जब एक बार रिवॉल्व कर लेगा, ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा है हमारा। अब ये थीटा जब ये रिवॉल्विंग लाइन एक बार पूरा यहां से चला इनिशियल लाइन से और पूरा एक बार रोटेट करके यहां तक आ गया, अब इसके बाद तो साइन थीटा भी अपना वैल्यू रिपीट करेगा, उसके बाद अगर दोबारा ये घूम रहा है तो कितनी बार भी घूमे, और टैन थीटा भी वैल्यू रिपीट करेगा, यानी कि 2n पाई, n यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि n नंबर ऑफ टाइम्स इसने कंप्लीटली रिवॉल्व किया, आइदर पॉजिटिव में या नेगेटिव में, यानी कि n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज इंटीजर्स। तो अगर इस हिसाब से अगर हम यहां थीटा का वैल्यू 0 और 360 के बीच में निकाल लें, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां से जो भी थीटा का वैल्यू आएगा उसमें अगर हम 2n पाई जोड़ देंगे तो हमारा वही रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा। 2n पाई जोड़ने का क्या मतलब है, उस वो पीरियड हम जोड़ रहे हैं जहां से कि दोनों इक्वेशन अब सेम वैल्यू देने लगेगा रिवॉल्व करने के बाद। तो 2n पाई अगर जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह का जब भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको थीटा का वो वैल्यूज निकालना है जो कि 0 और 360 के बीच में हो और दोनों को सेटिस्फाई करे। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 and 360 degrees which satisfies both of these equations। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम करते हैं, 0 और 360 के बीच में थीटा को निकालते हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले इसको देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तीसरे क्वाड्रेंट में, एक चौथे क्वाड्रेंट में, यानी कि ऐसे 2 क्वाड्रेंट हैं जहां की
साइन थीटा नेगेटिव है, यानी कि ऐसे दो वैल्यूज आने चाहिए थीटा के जिसके लिए 0 और 360 के बीच में साइन थीटा हमारा -1/2 हो। सबसे पहले तो आपको निकाल लेना है कि सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए सबसे छोटा थीटा का पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए साइन थीटा ये 1/2 हो, सिर्फ नेगेटिव को भूल जाना है जैसा कि मैं बताते आया हूं। तो ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा, π/6। चलिए π/6 यानी कि एक वैल्यू तो हो जाएगा हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है पाई प्लस π/6, और एक चौथे क्वाड्रेंट में यानी कि साइन 2π माइनस π/6 ये चौथे में आएगा। ये कितना आएगा हमारा माइनस साइन π/6 जिसका वैल्यू -1/2 होता है। ये कितना आएगा माइनस साइन π/6 जिसका वैल्यू -1/2 होता है। तो हमने देखा कि एक एंगल हमारा 7π/6 आ गया और एक एंगल हमारा 11π/6 आ गया। तो इन दोनों एंगल्स के लिए साइन थीटा क्या होगा -1/2 होगा। चलिए इनके लिए तो ये दो एंगल्स आ गया 0 से 360 के बीच में जहां साइन ऑफ थीटा -1/2 होगा। उसी तरह अब हम देखते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब tan ऑफ थीटा 1/√3 का क्या मतलब है, ये तो बड़ा ही आसान सा है। tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक पहले क्वाड्रेंट में एक तीसरे क्वाड्रेंट में। अब पहले क्वाड्रेंट में तो थीटा कितना होगा, ये थीटा का वैल्यू है याद रखिए, ठीक है, ये थीटा का वैल्यू है 0 और 360 डिग्री के बीच में। सो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में तो भाई सबसे आसान है कि 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री यानी कि π/6। उसके बाद भाई तीसरे क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2 कॉफी, टेंजेंट तीसरे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा π + π/6। tan π + π/6 नहीं होगा, tan π + π/6, तो हमारा एंगल कितना होगा π + π/6 यानी कि 7π/6। अब देखिए 0 से लेके 360 डिग्री में वो कौन कौन से एंगल्स हैं जहां की ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, 7π/6 7π/6। सो 7π/6 एक कॉमन एंगल है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ये π/6 है, ये दूसरा चीज है, बट ये 7π/6 यहाँ भी है, 7π/6 यहाँ भी है, तो ये एंगल दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मोस्ट जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2nπ + 7π/6। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि भाई हर बार जब ये कंप्लीटली रिवॉल्व कर लेगा नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस केस में जो भी एंगल आएंगे हर बार वो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सिर्फ 7π/6 तो 0 से 360 के बीच में हो गया, ठीक है। जब उसमें 2nπ हमने जोड़ दिया तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी अगर रिवॉल्विंग लाइन घूमेगा तो उसको भी इंक्लूड कर लिया, पॉजिटिव में घूमेगा उसको भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो हर बार अब 7π/6 यानी कि कितना डिग्री, 6 यानी कि 210 डिग्री, 210 डिग्री यानी कि कहीं तीसरे क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन होगा। तो जब भी रिवॉल्विंग लाइन इधर से चल के तीसरे में आए या इधर से चल के तीसरे में आए फर्क नहीं पड़ता, जब भी रिवॉल्विंग लाइन यहां पे रहेगा इस जगह पे जहां की ये 210 डिग्री है, ठीक है। तो हर बार, अब ये पहली बार रोटेट करके यहां आया तो 210 डिग्री है, हो सकता है दूसरी बार भी रोटेट करके जब आए तो 210 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि 7π प्लस समथिंग होगा। तो जब भी ये इस पोजीशन पे आएगा, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन से रिवॉल्व करके आए या नेगेटिव डायरेक्शन से रिवॉल्व करके आए, तो थीटा का वैल्यू हमेशा जो भी आएगा उस केस में इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए मोस्ट जनरल वैल्यू ये होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपसे मोस्ट जनरल वैल्यूज पूछा जाए तो वैल्यू को इस तरह से लिखना है, ये हो गया मोस्ट जनरल वैल्यू। और ये जो 7π/6 हो गया, ये हो गया बिटवीन 0 to 360 डिग्रीज। अगर आपसे यही प्रॉब्लम इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ थीटा
between 0 to 360 degrees which satisfies both of these equations, then your answer should be 7 pi by 6. ठीक है, तो ये चीज हमेशा हमें याद रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको थोड़ा डिटेल में मैं सॉल्व कर दूं लिख के, ताकि आपको पता रहे. चलिए सॉल्व कर देता हूं मैं. ताकि आप आगे भूले नहीं, नोट कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन तो समझ लिया होगा. ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूं ताकि फ्यूचर में आपके पास वो नोट्स रहे हमेशा. सॉल्यूशन between 0 degree and 360 degrees, the values of theta for which sin theta is equal to -1/2 are theta is equal to, एक तो 7 पाई बाई 6 हो रहा था, फिर से कर लेते हैं भाई, क्यों कंफ्यूजन रखना है, क्यों. थीटा इज इक्वल टू एक कितना हो जाएगा हमारा -1/2 पाई बाई 6, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6. चलिए भाई, एक तो वैल्यू आ गया हमारा ये, एंड थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6, एक ये था, राइट. चलिए उसी तरह बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 360 degrees, the values of theta which satisfies tan theta is equal to 1/√3 are theta is equal to, एक तो पाई बाई 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, पाई बाई 6, 30 डिग्री था ना. ठीक है, तो the common value of theta which satisfies both of the given equations is 7 पाई बाई थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6. ये मोस्ट कॉमन वैल्यू हो गया 0 से 360 डिग्री के बीच में. तो जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, therefore the most general value of theta which satisfy both of the equations is theta is equal to 2n pi plus 7 पाई बाई 6. हमेशा जब भी मोस्ट जनरल वैल्यू पूछा जाए तो आपको 0 से 360 के बीच में कॉमन वैल्यू निकाल लेना है. अब यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, हो सकता है 3 दे, तो तीनों का थीटा निकाल के उसमें से कॉमन थीटा 0 से 360 के बीच में ले लेना है. ठीक है, अगर नहीं आए कॉमन थीटा, दैट मीन्स आपको ये लिखना है कि ऐसा कोई भी जनरल वैल्यू नहीं होगा जो कि सेटिस्फाई करेगा उन पर्टिकुलर इक्वेशंस को. अगर आ जाए कॉमन वैल्यू तो कॉमन वैल्यू में क्या करना है, 2n पाई आपको जोड़ देना है. 2n पाई रेडियंस, ये रेडियंस में है ना, पाई में. तो चलिए ये आपका मोस्ट जनरल वैल्यू थीटा हो गया, और इस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो बनते हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. लिख लेना है इसको आपको.
चलिए अब एक मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको आपको ग्राफ को याद करके बनाना है। देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन only angles between 0 degrees and 360 degrees, नहीं 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज तक तो बड़ी आसानी से आप बता देंगे। 180 डिग्रीज, हाउ मेनी values of x are there if a sin x is equal to 5/7, b cos x is equal to 1/5, c cos x is equal to -4/5, d tan x is equal to 2/3, and e cot x is equal to -7। चलिए कहा जा रहा है कि टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ओनली एंगल्स बिटवीन 0 एंड 180 डिग्रीज, 0 और 180 डिग्री के बीच में, दैट मीन्स रिवॉल्विंग लाइन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से 180 डिग्री तक घूम रहा है इनिशियल लाइन से। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर, एक्स के कितने वैल्यूज होंगे जहां की एक्स एंगल है जो कि क्लियरली 0 और 180 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 एंड 180, जहां की साइन एक्स 5/7 होगा, कॉस एक्स ये होगा, कॉस एक्स इतना होगा, टेन एक्स इतना होगा, कॉट एक्स इतना होगा। नंबर ऑफ एंगल्स पूछ रहा है भाई। अगर ग्राफ याद है तो मैं साफ साफ यहाँ देख सकता हूँ कि इसका x 2 बार होगा, यानी कि x का वैल्यू 2, इसका 1 1 1 1, साफ साफ मैं देख के बता सकता हूँ। आप भी बता देंगे। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले साइन का ग्राफ देख लेते हैं 0 से 80 के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो भाई 1 होता है, ठीक है, 1 तो होगा तो आपका कुछ कहना ही नहीं है, वो मैक्सिमम वैल्यू। बट यहाँ 5/7 है, 1 से नीचे होगा, 1 तो यहाँ पे होगा ना, 5/7, जब 5/7 इसके नीचे होगा, जब लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को कितनी जगह काटेगा ये लाइन, एक जगह, दो जगह, यानी कि आपका एंगल जो है, एंगल तो यही डिनोट करता है ना, और ये साइन एक्स, तो जो आपका एंगल है x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 बार ऐसा एंगल आ रहा है, एक तो भाई यहाँ पे और एक यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये x1 है x का वैल्यू और x2 है, तो x1 और x2 दोनों जगह 5/7 वैल्यू हो रहा है। उसके बाद cos x इज इक्वल टू 1/5। जब cos x का ग्राफ आप 0 से 180 तक करेंगे तो इस तरह से, इस तरह से यहाँ तक आएगा। ये पाई है, ये π/2 है, ये 0 है। अब भाई कॉसेक का ग्राफ सबसे पहले तो यहाँ पॉजिटिव है, 0 के नीचे तो देखना ही नहीं है। कहीं भी लाइन खींचेंगे हम, एक ही जगह ग्राफ को काटेगा, यानी कि x एक ही वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू 1। एक ही जगह ऐसा x का वैल्यू हो सकता है जहाँ की 1/5 होगा, बिटवीन 0 to 180 डिग्रीज। उसी तरह फिर cos x है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ काटेंगे, एक ही जगह वैल्यू आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1। tan का ग्राफ अगर याद होगा तो साफ साफ देख सकते हैं, 0 से 180 के बीच में ये π/2 होता है, ये इस तरह से होता है। ग्राफ कैसे होता है हमारा, इस तरह से, सॉरी ये मैंने कॉट वाला ग्राफ बना दिया। ठीक है। टेंजेंट का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से, सॉरी ये यहां पे जाएगा। उसके बाद इस तरह से होता है ना, ये 0, ये होता है π/2 और यहाँ पे पाई। 0 से पाई तक भाई पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर में कहीं होगा, इसी लाइन पे तो पॉजिटिव, ये tan x है,
और ये x है। कहीं भी काटेंगे ग्राफ, किसी भी ग्राफ के पार्ट पे काटेंगे, ग्राफ को कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह काट पाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, 0 से 180 के बीच में कितनी जगह ग्राफ को काटा जा रहा है? 0 से 360 के बीच में ग्राफ को, 0 से 180 के बीच में, सॉरी बार बार मैं इसे 360 बोल दे रहा हूं मैं, 0 से 360 के बीच में, 0 से 180 के बीच में कितनी जगह काटा जा रहा है? क्या 2 जगह काटा जा रहा है? नहीं, 180 यहीं तक है, ये वर्टिकल लाइन ही 180 पे है, इसके बाद बाहर चला गया तो 180 को बस 180 के बीच में और 0 के बीच में जो ग्राफ का पोर्शन है वो बस यही वाला है ना, एक ही जगह तो हॉरिजॉन्टल लाइन काट रहा है इसको भी, यानी कि यहां भी x = 1 होगा। उसी तरह कॉट का ग्राफ, अब tan का ग्राफ याद है तो कॉट का ग्राफ इसी का उल्टा होता है, तो ये हो गया x = 1। ये भी एक ही जगह काटेगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में एक ही जगह काटेगा, 0 से 180 के बीच में। हाँ, 0 से 360 के बीच में रहता, या फिर 0 से यहाँ पे 3π/2 तक रहता तो डेफिनेटली 2 जगह काटता। ठीक है, साफ साफ हम देख पा रहे हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम इसलिए मैंने कहा था कि अच्छा है, क्योंकि इसको हम, अगर ग्राफ हमारे दिमाग में है तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि इसका x = 2 होगा, 2 बार होगा 0 से 180 के बीच में, बाकी एक बार होंगे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एक अच्छा प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको। इफ cos a minus b is equal to 1/2 and sin a plus b is equal to 1/2, find the smallest positive values. Find the smallest positive values of A and B and also their most general values, and also their most general values। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। सबसे पहले पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो आपको गिवन दिया हुआ है कि cos a plus b is equal to 1/2 and cos a minus b is equal to 1/2 and sin a plus b is equal to भी 1/2। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले यहां तक ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज। जब भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज पूछा जाए तो आपने पिछले कुछ समय से ये जान लिया है, पिछले कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल गया है कि जब भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा जाए तो आपको बस रिवॉल्विंग लाइन को 0 से 360 के बीच में घुमाना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा सबसे छोटा पॉजिटिव उसी के बीच में आएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मोस्ट जनरल वैल्यूज, उसके बाद निकाल लें, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो भाई थीटा के जगह यहाँ a माइनस बी है और यहाँ थीटा के जगह a प्लस बी है।
मतलब a माइनस बी और a प्लस बी एज अ होल यहाँ पे एंगल्स का काम कर रहा है। चलिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 0 से 360 डिग्री के बीच में, यानी कि जब रिवॉल्विंग लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार पूरी तरह से रिवॉल्व कर लेता है तो a माइनस बी के कौन से वैल्यूज हैं जिनके लिए कोसाइन 1/2 होगा। कौन कौन से वैल्यू हैं? सबसे पहले तो पॉजिटिव वैल्यू है 1/2, तो कोसाइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? पहला क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट में, यानी कि एक तो हमारा पहले क्वाड्रेंट में ही वैल्यू होगा, इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू पहले क्वाड्रेंट में 1/2 कहाँ होता है? 60 डिग्री पे, एक तो वैल्यू हमारा 60 डिग्री होगा, या फिर एक चौथे क्वाड्रेंट में होगा। तो चौथे क्वाड्रेंट में यानी कि 360 में से, यानी कि 2π माइनस 60 डिग्री, यानी कि 2π माइनस π/3, 360 माइनस 60 करेंगे तो 300 डिग्री, एक वैल्यू हमारा 300 आएगा। यानी कि 0 से 360 के बीच में a माइनस बी जो कि एंगल है एज अ होल काम कर रहा है, क्योंकि cos a माइनस बी यहाँ है, पूरे एंगल की जगह a माइनस बी है, तो a माइनस बी का वैल्यू 0 से 360 के बीच में क्या क्या है जिसके लिए कोसाइन 1/2 होगा। एक तो 60 डिग्री है, एक 300 डिग्री है। उसी तरह a प्लस बी 0 से 360 के बीच में a प्लस बी के कौन कौन से वैल्यूज होंगे जिनके लिए साइन 1/2 होगा। एक तो पहला क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है साइन और दूसरे में होता है, तो पहले और दूसरे में ही आएगा। पहले क्वाड्रेंट में हमारा 1/2 कहाँ आता है? पहले क्वाड्रेंट में 1/2 जो आता है वो π/6 यानी कि 30 डिग्री पे आएगा, तो एक तो 30 डिग्री इसका वैल्यू हो गया। और एक कितना आ गया हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में? दूसरे क्वाड्रेंट यानी कि पाई माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। चलिए भाई यहाँ पे a प्लस बी पहले 60 ले लेते हैं और a माइनस बी 60 और a प्लस बी 30 लेके देखते हैं और देखते हैं कि a और b के कौन कौन से वैल्यू आएंगे। सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, यहाँ आएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस a इज इक्वल टू 45 को या तो इसमें सब्सटीट्यूट करें या इसमें सब्सटीट्यूट करें, तो क्या आ जाएगा? मान लेते हैं इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 60, क्योंकि हमने 60 और 30 को लिया है, अभी ध्यान में रहे, b इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। लेकिन हमें भाई लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो भाई a माइनस बी इज इक्वल टू 60 और a प्लस बी इज इक्वल टू 30, इन दोनों को हम साथ में साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 लेते हैं और a प्लस b इज इक्वल टू 150 लेके देखते हैं। देखना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है वैल्यूज को। अब 4 वैल्यूज हैं भाई, 2 इसके और 2 इसके। यहाँ से देखते हैं तो सबसे पहले जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे आएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 210 डिग्री, a इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब इस a इज इक्वल टू 105 डिग्री को या तो इसमें सब्सटीट्यूट करें या तो इसमें सब्सटीट्यूट करें। इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो 105 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया हमारा, आ गया, दोनों पॉजिटिव आ रहा है और दोनों लीस्ट पॉजिटिव होगा। आप इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं, बाकी किसी को कंबाइन कर देंगे, आपका एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, नहीं तो जो अगर पॉजिटिव भी आया तो इससे बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आपका यही होगा, a इज इक्वल टू 105 डिग्री और b इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप देख लीजिए ये वैल्यू 0 से 360 के बीच में ही हैं, क्योंकि उन्हीं बीच में तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यूज हो गया। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज a और b के लिए कितना हो गया, a इज इक्वल टू 105 डिग्री और b इज इक्वल टू 45 डिग्री। बाकी आप कोई भी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आप लीजिए, नहीं आएगा। मान लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 300 ले लेते हैं, चलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 300 ले लेते हैं और a प्लस बी 30 ले लेते हैं। देख लीजिए कितना आएगा, ये कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 330, a इज इक्वल टू 165 डिग्री। इससे बड़ा वैल्यू तो यहीं पे आ गया a का, इसको अगर b के जगह रखेंगे तो आप देख लीजिए कितना आएगा, और बड़ा वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे बेस्ट है। इसी कॉम्बिनेशन को यानी कि a माइनस बी 60 और a प्लस बी 150, ये इस कॉम्बिनेशन को रखेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच दीज टू इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड।
चलिए इसी तरह से बनाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। नाउ कम टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच दीज टू इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, इसी तरह से सॉल्व करना है उसको, लेकिन वो इससे भी आसान है क्योंकि यहां पे तो हमें भाई 4 वैल्यूज आया था, सबको सिलेक्ट कर करके देखना पड़ रहा था ना, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मोस्ट जनरल वैल्यू, सबसे पहले cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हैं cos π/3, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है इसीलिए। अब चलिए जनरल एक्सप्रेशन a माइनस बी कितना हो जाएगा 2m पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप। उसी तरह सिमिलरली साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन π/6। 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n π/6, जहाँ की m और n दोनों कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा इंक्लूडिंग 0। ठीक है, चलिए नाउ इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, एडिंग 1 and 2, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, आ जाएगा 2a। ठीक है, इज इक्वल टू ऐड कर रहा हूं मैं 2m पाई प्लस माइनस π/3 प्लस n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n π/6। कोई दिक्कत, 2 को इधर ले जाते हैं, आ जाएगा a इज इक्वल टू, इसको और इसको एक साथ रख लेते हैं तो आ जाएगा हमारा m प्लस n/2 पाई हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 2 को इधर ले जाके प्लस माइनस π/6 और ये हो जाएगा -1 होल टू द पावर n π/12। ए का वैल्यू मोस्ट जनरल वैल्यू इतना आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, कुछ भी करिए, एक में से 2 घटा दीजिए या 2 में से 1 घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन को इधर उधर से कॉमन लेके आपको काट कुट करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं कॉम होगा। मैंने क्या किया कि 2 में से 1 घटा रहा हूं क्योंकि भाई a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा, तो 2b मेरा माइनस माइनस काटने का झंझट खत्म, इसीलिए। चलिए, तो जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा a प्लस बी माइनस a, तो प्लस a माइनस a कैंसिल, और ये प्लस b है और ये प्लस b हो जाएगा आपका 2b। नहीं होगा, देखिए इसमें से इसको घटा रहा हूं तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ये कट गया, ये 2b आ गया, वही चीज़ वहाँ पे मैंने करा है। ठीक है, चलिए, सो 2b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n π/6 माइनस 2m पाई माइनस प्लस, घटा रहा हूं ना तो माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जब माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस में चेंज, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस π/3। 2 को इधर ले जाएंगे, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं तो हो जाएगा n/2 माइनस m इंटू पाई प्लस माइनस प्लस π/6 प्लस -1 होल टू द पावर n π/2। ठीक है, ये हो गया हमारा b के लिए मोस्ट जनरल वैल्यू। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसको भी मैं अलग से डाल दूंगा वीडियो बना के, इसका भी मैं आपको अलग से छोटा शॉर्ट एक
कट करके आपको डाल दूंगा, ताकि अगर ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर आपको इस तरह के प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, आज रहने देते हैं इसको, ठीक है। 2-3 प्रॉब्लम और बचे हुए हैं, अगर संभव हुआ तो मैं इन दोनों प्रॉब्लम को अलग से करा दूंगा, नहीं तो देखता हूँ थोड़ी देर में एक दूसरा क्लास लेके आज ही इसी क्लास में इन दोनों प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म करवा दूंगा। बट फिलहाल आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये प्रॉब्लम का क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, तो आप देखिए इसको और ये समझना है। और हाँ, जैसा मैंने कहा, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली आपके जेई मेंस या एडवांस के लेवल में पूछे जाएंगे, बट दीज प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन दोज एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये काफ़ी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि किस तरह से रिवॉल्विंग लाइन एंगल को डिक्टेट करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साइन को डिक्टेट करता है, तो ये सारा कुछ यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप प्रॉब्लम्स बनाएंगे ना कुछ एडवांस, तो आपको इन सभी जगहों पे दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप इसको कर लीजिए आप। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू।